नमस्कार। आपका एमएचएफ के इस आयुर्वेद योगा और मॉडर्न मेडिकल साइंस के तरफ से महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा पर आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर स्नेहा, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर प्रिया, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वैद्यराज जी, जो जाने माने वैद्य हैं, और प्रदीप कुमार गुप्ता, जो एमएचएफ एनजीओ चलाते हैं और योगा सत्र भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यूज करूंगा। मैं प्रशांत हूँ, बेंगलोर में इंजीनियर हूँ और साथ में एक बेस्ट सेलर बुक का ऑथर भी हूँ, जो रिसेंटली मैंने लॉन्च किया था। तो ये मेरा बेस्ट सेलर बुक है, 7 प्रोडक्टिविटी सूत्रा। मैंने प्रोडक्टिविटी में बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, लेकिन जब मैंने आयुर्वेदा, योगा, इन सब पे रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि फंडामेंटल्स बहुत मिसिंग है। तो मैंने ये बुक लिखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अभी तक 5 स्टार रेटिंग चल रहा है अमेजन में। जैसा कि ये महिलाओं के विषय में है तो मैं दो चार शब्द बोलना चाहूंगा महिलाओं के लिए। तो महिलाएं हमेशा अपने अपने आप को फैमिली के लिए, सोसाइटी कुर्बान रखती हैं। अभी सिचुएशन चेंज हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा था कि शादी हो गया तो बच्चों के लिए हर चाह को मन में दबाया, तिनका तिनका बचाया। तो वैसा हालत हो जाता है कि अपनी हॉबीज, अपने पैशन सब छोड़ देते हैं कि बच्चे हैं, हस्बैंड हैं। और हस्बैंड जब बाहर से आते हैं तो आराम से टीवी के सामने बैठ जाते हैं, भाई चाय पिला दो, तो चाय आ जाता है सामने, फिर खाना आ जाता है सामने, फिर प्लेट उठा के ले जाते हैं। लेकिन हस्बैंड का या पुरुष का टाइम तो 8 घंटा 9 घंटा के बाद खत्म हो जाता है कार्य का। लेकिन इनका जो सुबह शुरू होता है, जब तक सब सो नहीं जाते हैं तब तक चलता रहता है। तो ये जब थक जाती हैं तो किसको बोले कि चाय बना दो, थोड़ा हेल्प कर दो। तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये दबा हुआ फीलिंग रहता है कि हमारा जो वैल्यूज था, हमारा जो इच्छाएं थी, वो मर गई हैं। तो जब स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि अपनी हॉबीज और पैशन को जिंदा रख सकते हैं। बहुत लोग हैं जिनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, अपने बच्चे को पीठ पे बांध के लड़ाई करने चली जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे हुए हैं। तो पैशन और हॉबीज को कभी मरने नहीं देना चाहिए। आपका फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मेंटली खुश रहेंगे जब आप अपने हॉबीज और पैशन पे काम करेंगे। जब अपनी इच्छाएं रहती है, आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट, आप खाना बना के, आजकल तो इंटरनेट खुल गया है, आप यूट्यूब वीडियोज बना सकते हैं, लोगों को ऑनलाइन हेल्प कर सकते हैं। अभी दादी नानी की जो रेसिपीज थे वो गायब हो रहे हैं। आप उस स्टेज में हैं कि आप दादी नानी की रेसिपीज आप लोगों को ऑनलाइन बता सकते हैं। तो बहुत सारी रास्ते खुल गए हैं जहाँ पे आप अपनी इच्छाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा मेरा ये भी कहना है पुरुषों से कि 8 घंटा के बाद ऐसा नहीं सोचे कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया है। घर आए तो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, कम से कम खुद से जाके चाय बना लें या खुद से जाके अपनी प्लेट में खाना लेकर ले आए। और जब खा लें तो वापस जाके प्लेट रख दें, धो दें। तो अपनी प्लेट कम से कम धो दें, अगर घर में मेड नौकरानी नहीं आती है तो, हेल्पर नहीं आती है तो लास्ट संदेश यही दूंगा कि जितना अपना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। तो सास बहू के सीरियल और आसपास के कहानी, घर घर की, आस पड़ोस की, रिश्तेदार की, उससे थोड़ा दूर रहें और अपने अपने आप को अपने आप के ग्रोथ में ज्यादा टाइम लगाएं, ज्यादा वैल्यू दें, ज्यादा उस पर फोकस करें। तो इसके साथ मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा प्रदीप गुप्ता जी को। अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन देता हूँ, जो योगा ट्रेनर भी हैं, तो कुछ अपने बारे में बोलेंगे। नमस्कार सबको। मैं प्रदीप गुप्ता माँ हीरापति फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी गीता जी नेचुरोपैथी आयुर्वेद की बहुत सारी बातें बोली और उनको फायदा हुआ, वजन भी घटाई। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक श्लोक गीता में जो दिया हुआ है, गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है और स्वास्थ्य के बारे में भी से बहुत सारी बातें, आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में बहुत सारी बातें। अध्याय 6 17वां श्लोक मैं इसको बोलने जा रहा हूं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ताहार, तो सबसे पहले मेरा जो माँ हीरापति फाउंडेशन का कंसेप्ट, ये उद्देश्य ये है कि बद्धस्य किम प्रयोजन, मतलब वैद्य की जरूरत कब हो, डॉक्टर की जरूरत कब हो, जरूरत ही नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं किया। जैसे कि एक समय था कि जब आइसक्रीम खाते थे तो पहले ग्लास में दिया जाता, 1904 में ग्लास में, उसके पहले ग्लास में आइसक्रीम दिया जाता था, गंदगी लगती थी और बहुत सारे कस्टमर को दे नहीं पाते थे। तो 2 वेंडर इजाद किए, वो सॉफ्टी का,
तो सॉफ्टी में क्या हुआ कि सॉफ्टी में आइसक्रीम डालते थे, मतलब बिस्किट में आइसक्रीम डालते थे और बिस्किट के साथ पूरा आइसक्रीम ही खा जाते थे। तो नतीजा क्या हुआ, ना गंदी लगती थी, ना कप होता था, ना ग्लास होता था, ना सफाई की जरूरत थी, सारा कुछ ही खा जाते थे। तो मेरा जो ये कंसेप्ट है कि हम ऐसा क्यों नहीं कोशिश करें कि हमको रोग ही नहीं हो, अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी है लेकिन डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाने से हम लोग भागते हैं, नतीजा क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है। तो गीता में बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है कि युक्त आहार, मतलब आहार अगर सही हो तो आहार में क्या है कि नंबर एक है भोजन। भोजन सही हो तो भोजन स्वच्छ हो, सात्विक हो, पवित्र हो और साधन बुद्धि से तैयार किया गया। अब साधन बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि जितना जितना साधन है उसके द्वारा तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको ड्राई फ्रूट्स खाने का ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, तो मूंगफली क्यों नहीं खाए, मूंगफली रात में फुला के सुबह खाएं, क्योंकि मूंगफली गरीबों का ड्राई फ्रूट्स माना जाता है, काजू माना जाता है। तो साधन के द्वारा, और बुद्धि मतलब हमको क्या खाएं और क्या नहीं खाएं ये बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है कितना खाएं, तो खाना उतना ही है जितना पच सके। तो इसके लिए आयुर्वेद में बात हुई थी कि सुबह का खाना राजकुमार की तरह, दोपहर का राजा की तरह और तीसरा खाना जो होगा भिखारी की तरह। तो राजकुमार की तरह क्या है कि डिफरेंट टाइप के खाना हम लोग खाएंगे जिसमें 6 रस हो। आयुर्वेद के अनुसार जो 6 रस है वो 6 रस हो। और दोपहर का ना राजा की तरह, तो राजा की उम्र क्या होती है, तो जनरली 45, 50, 55, 60। तो उस समय हमको बहुत रिस्ट्रिक्टेड खाना हो जाता है। तो दोपहर खाना हमको राजा की तरह मतलब रिस्ट्रिक्टेड वे में खाना खाना है। तेल कम कर दें, तेल बिल्कुल ही छोड़ दें, इस तरह का। और क्या खाना है, तो नमक, उजला नमक नहीं खाएं, मैदा नहीं खाएं, मैदा का सामान मतलब चीनी नहीं खाएं और रिफाइन से बिल्कुल ही छोड़ दें। तो दूसरी बात ये हो गई, और उतना ही खाएं जितना पचे। और शाम का खाना भिखारी तरह का मतलब होता है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, बस रात का खाना यही करना है। देख बिरानी चुपड़ी मतलब चाय जी। तो ये 3 जो खाना हम लोग का है वो। तीसरा चीज है जिह्वा। तो हम अगर जिह्वा की ज्यादा सुनेंगे तो श्वास का नहीं सुनेंगे, और श्वास शरीर का नहीं सुनेंगे तो शरीर को कष्ट होगा, और शरीर का सुनेंगे तो जीवा का कष्ट होगा। तो हमको जीवा का कम, शरीर को का ज्यादा सुनना है। तो ये बातें हो गई। और पांचवा जो चीज है वो है कि समय पर खाना। कभी कुछ खा लिए, कभी कुछ खा लिए, दिन भर खाते रहे, चबाते रहे, तो वो खाना बिल्कुल समय पर। 3 अगर खाना खाना है तो 3 बिल्कुल समय पर होना चाहिए। तो युक्ताहार, युक्ताहार में पानी। अब पानी में के बारे में और क्या लिखा है भी समझ लीजिए। निशांते पिबेत बारी, मतलब जब निशा खत्म हो, मतलब रात्रि खत्म हो और सुबह पानी पीते हैं, पिबेत बारी। अगर पानी, वारी माने पानी, पानी पीते हैं, जो पिछली बार बात हुई थी, गर्म पानी, गुनगुना पानी कितना पिएंगे, तो 18 वर्ष की उम्र तक 750 ml, 1.25 लीटर मोटा मोटी। 18 वर्ष से 60 वर्ष तक 1.5 लीटर मोटा मोटी। और 60 वर्ष के ऊपर अगर उम्र है तो 750 ml लगभग। इतना हमको पानी सुबह में पीना है, गर्म पानी पीना है। क्यों? और एक दूसरा है पानी गुनगुना पिए, तीसरा है पानी घूंट घूंट कर पिए। जब घूंट घूंट कर पिएंगे तो लार ज्यादा पेट में जाएगा, और लार ज्यादा पेट में जाएगा तो पेट में जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड, ऐसा कहा जाता है कि ब्लेड, अगर स्टील लोहे का ब्लेड अगर पेट में चला जाए तो ब्लेड को गला देने की शक्ति होती है। तो हम पानी घूट घूट कर पिएंगे तो हर घूट के साथ लार पेट में जाएगा। तो क्या होता है कि लार क्षारीय है, तो क्षार और अम्ल दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज करेगा, तो वो नमक बने, न्यूट्रलाइजेशन करेगा, भस्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको घूट घूट कर पानी पीना है। देखिए जानवर, पक्षी कैसे घूट घूट कर पानी पीते हैं, जानवर चाट चाट के कैसे पानी पीता है।
याद रखिए। और चौथा सूत्र है कि भोजनांते विषमवारी, भोजन के बीच में या भोजन के तुरंत अंत में पानी नहीं पीजिए। छाछ पीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पानी नहीं पीना है। पानी कब पीना है? 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि उस समय अग्नि जो है वो काम करती है खाने को पचाने में, अम्ल। हम क्या करते हैं कि वो जठर अग्नि को हम लोग पानी अगर पीते हैं खाने के साथ, तो उसको पानी अम्ल को डाइल्यूट कर देते हैं, तो हमारे पाचन में गड़बड़ी होती है। तो 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। तो और पांचवा जो है, ठंडा बर्फ वाला पानी नहीं पिएंगे। आरओ का पानी, आज क्या हुआ, आरओ का पानी पी रहे हैं। बचपन हम लोग आरओ नहीं था, ये सब नहीं था, तो आरओ पानी पी रहे हैं। आरओ पानी जरूर पीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। तो उस पानी को घड़े में डाल दीजिए, और घड़े में उसी पानी को निकाल के घड़े में डाल दीजिए, और घड़े में 18 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, और भी बहुत सारे चीजें होती है, जिंक। तो ये जो उस पानी में मिलेगा, और पानी का स्वाद में इतना मीठापन आ जाता है कि उस पानी को पीजिए। तो ये 5 है जो खाना और पीना। और तीसरा पर भी आ जाते हैं, वो है उपवास। उपवास पर बहुत बातें होती है, हमारे हजारों वर्ष से हमारे घर में उपवास की चर्चा होते रहे, करते रहे हैं। तो उपवास और फास्टिंग दोनों में थोड़ा अंतर है। फास्टिंग एक नियम के तहत होता है, उपवास में बोलता है कि उप माने पास, वास माने रहना। जब परमात्मा अगर उपवास करता है, तो परमात्मा हमारे बगल में रहता है, आत्मा हमारे बगल में बैठती है। तो कहने का मतलब ये है कि उपवास करें। इसके लिए हम एक सेशन देंगे कि हो सके तो फुल लाइफ 2 एकादशी अवश्य कीजिए। एकादशी में निर्जला नहीं बोलेंगे, निर्जला मत कीजिए, जल जला कीजिए और फलाहार के साथ कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन 2 एकादशी अगर कर लेते हैं, तो ये बात निश्चित है कि हमारे ज्वाइंट में जो दर्द है वो धीरे धीरे चला जाएगा। और ये हमको 75 वर्ष के आर्थोपेडिक डॉक्टर, 75 उम्र था, अपने अनुभव के आधार पर वो बताए थे आज से 20 साल पहले। तब से हम इस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या हुआ कि युक्त आहार। अब बिहार में क्या है, अन्य चीज दो टालना नहीं। सुबह कोई पर्पस के साथ, कोई उद्देश्य के साथ टाले, जैसे सुबह का टहले, वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पैदल ज्यादा चले, ये आप क्या है, मोटरसाइकिल फट से आधा किलोमीटर जाना है, मोटरसाइकिल पर चढ़े हो, चला के चल दिए, पैदल तक नहीं चलते हैं, पैर का उपयोग नहीं होता है, तो पैदल चलें। और तीसरी चीज, अगर जाते हैं, जैसे घर से ऑफिस जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए कि आप रूट बदल के जाएं। कभी इस रूट से जाइए, कभी दूसरे रूट से जाइए। बोला जाता है कि बिल क्लिंटन कभी भी घर से जब निकलते थे और ऑफिस जाते थे, तो एक रूट से नहीं जाते थे। रूट बदलने से दिमाग में तरह तरह का नई नई बातें आती है, नई नई चीजों को, नई नई दृश्यों को देखने का मौका मिलता है। और तीसरा जो है वो पिकनिक बनाइए। एक दिन, मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा बोला था, एक दिन पिकनिक मनाते हैं तो हमारी उम्र एक दिन बढ़ जाती है। तो पिकनिक मनाइए, बच्चों के साथ घूमिए, पति पत्नी घूमिए। तो ये चीजें जो है बिहार में आ गया। तीसरा है युक्त चेष्टस कर्मसु, मतलब आपकी चेष्टा जो भी आप करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, युक्त होना चाहिए। परिस्थिति, शरीर, स्थान, मानसिक स्थिति, परिवार, समाज, देश हित को ध्यान में रखते हुए वो चेष्टा करना चाहिए। आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये लगातार इसको करना है। ये हमारे गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे। और फिर आता युक्त स्वप्न। स्वप्न जो है मतलब नींद, समय पर, कभी दिन में सो गए, कभी रात में सो गए, क्या मतलब है? युक्त मतलब समय पर सोना और समय पर जगना, ये बहुत जरूरी है। तो अपने दिमाग को भी जगाइए, हमेशा सोए नहीं रहना, दिमाग को सुलाना नहीं है, दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है।
और एक फिक्स समय में सोना है और कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हो तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं योगो भवति दुखा, मतलब आपको कभी दुख नहीं होगा। ये सारी चीज जो कर रहे हैं योग के बराबर है, तपस्या के बराबर है। अगर इस तप को हम कर लिए तो कभी दुख नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम पहले बचें, अपने शरीर को कैसे बचाएं इस पर ध्यान देना है। तो बहुत बहुत इसी, धन्यवाद। क्योंकि समय बहुत लग रहा है, तो इसी के साथ हम संपन्न करते हैं। अब आगे प्रशांत जी, आगे का कार्यक्रम आप बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे महिलाएं जनरली परिवार को खिलाने के चक्कर में खाना प्रॉपर नहीं खा पाती हैं, टाइम पे नहीं खा पाती हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि समय पे खाएं और अच्छा खाना खाएं। ऐसा ना हो कि खाना जो बच गया उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो इससे उनके हेल्थ पे और उनके हेल्थ पे असर पड़ेगा, तो पूरे फैमिली पे असर पड़ेगा। डॉक्टर प्रिया जी को इनवाइट करूंगा, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया गया है आपको। नमस्कार। नमस्कार। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर है। हाँ, मैं डॉक्टर प्रिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम में। बहुत ही अच्छा लगा सुन के, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी का सुन के मुझे बहुत ही मतलब लाभान्वित हुई मैं। आज मैं बताना चाह रही हूँ कि जो भी परेशानियाँ महिलाओं के साथ अभी आ रही हैं, जो भी ओपीडी में हम लोग अभी बैठते हैं, काफ़ी माहवारी से रिलेटेड या कोरोना के कारण जो नहीं आ पा रही हैं, तो इस कार्यक्रम के थ्रू मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उनकी परेशानियों को सुनूं और उन्हें लाभान्वित मैं भी कुछ कर सकूं। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाओं में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं कि उन्हें मतलब माहवारी में दिक्कत हो रहा है और गर्भ धारण करने में भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तो जो भी परेशानियां हैं, जैसे आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करके एक बीमारी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही काफ़ी देखा जाता है, वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। आजकल जो जीवन शैली है और खान पान का जो है रीति रिवाज, वो काफ़ी बदल गया है हम लोगों के हम लोगों के उम्र के लोगों के लड़कियों में। तो जीवन शैली को बदलने की बहुत ज़रूरत है, जो कि श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि अपने दिनचर्या को अच्छा करें, जीवन शैली को अच्छा करें और खान पान में भी काफ़ी मतलब पौष्टिक आहार ही लें, तो जिसके कारण ये परेशानियां आने ही ना दें। ये परेशानियां होने के कारण फिर आपको ऑटोमेटिकली फिर एलोपैथ से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हार्मोनल चेंजेस जब डेवलप हो जाती हैं तो आपको एलोपैथ के पास जाना ही पड़ेगा, दवाई लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो चीज़ें उत्पन्न ना ही होने दें, पहले ही हम अवेयर रहें, इन सब चीज़ों के लिए जागरूक रहें, तो बेटर रहेगा। बाकी जो परेशानियां जो लोग बताएंगे आगे, मैं उनकी परेशानियों को सुन के और उसका निवारण करने का से साझा करूंगी आगे। इसी यही बोल के मैं विराम देती हूँ अपने शब्दों को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल, जो रियल लाइफ सिनेरियो जो देखती हैं ये अपने ओपीडी में, उसके एक्सपीरियंस पे, उसके अनुभव के आधार पे इन्होंने बताया है, तो ये ध्यान रखने की बात है। और आपका उपस्थिति बहुत ही लाभकारी रहेगा हमारे लिए। इसके साथ मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर स्नेहा वर्षा जी को, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एमएचएफ और उनकी पूरी टीम को कि ऐसा सेशन आपने सोचा और ऑर्गेनाइज किया ताकि लोग बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो सके। आज के सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सुनें और जो भी हमसे हो पाएगा मोबाइल के थ्रू उतना हम उनको लाभान्वित कर पाएँ। आजकल जो कॉमन समस्या आ रही है, आजकल लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, 6 से 9 घंटे लगातार लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। तो ओपीडी में बहुत कॉमन समस्या आ रही है कि लोग आते हैं, आंख में बहुत खुजली होती है या फिर स्ट्रेन पड़ रहा है। तो वो सब के लिए मैं बोलूँगी कि आगे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे ये सारे बीमारियों के बारे में और आगे आप लोग को जो समस्या होंगे
आगे सेशन कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वर्षा जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो मोबाइल और लैपटॉप बहुत ज्यादा लोग देखते हैं और आंख लाल हो जाता है लोगों का या सिर दर्द होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप ऐसा कैसे जाते हैं? ऐसे में तो हम लोग यही बोलते हैं कि पहले तो पोजीशन करेक्ट रखिए, क्योंकि 6 से 9 घंटे अच्छा। अगर आप लगातार बैठते हैं तो आप अपने पोस्चर को भूल जाते हैं। प्लस अगर जी हम हाँ। कंटिन्यूअस डायरेक्ट मोबाइल लैपटॉप ये सबको देखते हैं तो हमारे आंखें ड्राई होने लगती हैं, तो बीच बीच में आंखों पे पानी फेंकिए। 20 मिनट अगर आप काम करते हैं तो या तो टाइमर लगा लीजिए, या फिर आपको अगर ध्यान रहता है 20 मिनट आधा घंटे पे, 20 मिनट बाद 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखिए। इससे क्या होता है कि हम नापास देखते देखते हमारा एकोमोडेशन बैठने लगता है, फिर हम दूर देखते हैं तो हमारी आंखों की एक एक्सरसाइज जैसी हो जाती है। और ये चीज जी हाँ, मैंने ये बहुत लोग को 20-20-20 रूल जो है, हाँ, ये 20 20 मिनट बाद 20 20 20 फीट 20 सेकंड के लिए। हाँ, तो बहुत लोग 20-20-20 पूछते हैं कि 20 फीट दूर कैसे देखें, तो बोलना है कि खिड़की के बाहर देखिए, जितना दूर तक आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपका कुछ लिमिटेशन भी नहीं रहेगा और आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। आंखों पे पानी मतलब एक इंटरवल पे फेंकते रहिए। थोड़ी देर बाद 1 घंटे होगा तो आंख बंद करके ऐसे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, ताकि आंखों को थोड़ा सुकून मिले। तो कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको आप उससे बच सकते हैं। धन्यवाद वर्षा जी, आपका धन्यवाद। उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया, क्योंकि आंख को जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पूरे शरीर का ध्यान रखते हैं, आंख के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आंख पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको आंख बहुत ही जरूरी है, आंख पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो इसके साथ मैं इनवाइट करूंगा वैद्यराज जी को, वैद्यराज शशि जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिनाउंड वैद्य हैं। अच्छे वैद्य मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, इसलिए लोगों का वैद्य पर से विश्वास भी थोड़ा उठ जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए वैद्य जी। तो ओवर टू यू, आप नमस्कार सभी लोगों परिचय दें। को। नमस्कार सभी लोगों को। मैं वैद्यराज शेखर पाठक, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा MHF के पूरे टीम को, खास करके प्रदीप जी को और आपको, उपस्थित सभी लोगों को। बड़ी ही अच्छी बात है कि आज फिर से आपने इस चीज को, सेशन को किया है, और इससे काफी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो लोगों की तकलीफें हैं वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका समाधान जहां तक हो सकेगा हर संभव वो किया जाएगा। पहले के दोनों डॉक्टरों ने जो सलाह दिया, जो उन्होंने बातें कही, बिल्कुल सही कही। आंखों के लिए स्नेहा जी का दिया हुआ विचार बड़ा ही अच्छा है, इनका सुझाव अच्छा है। इस चीज को लोग फॉलो अप करें। हम लोग भी इस चीज को बताते हैं कि ठंडे पानी की छींटा लेते रहें, दूर तक देखते रहें। तो बड़ा ही अच्छा इन्होंने सलाह दिया है। उसी के अनुसार मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे लोग पूछें तो ज्यादा क्वेश्चन को लिया जा सके और उनको उत्तर को दिया जा सके। धन्यवाद शशि जी। तो आपके अनुभव के अनुसार जो जनरली कॉमन समस्याएं महिलाओं में आती है वो किस तरह की आती है? आप भी स्त्री रोग विशेषज्ञ लिखते हैं। कॉमन समस्या है ही, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, प्रदीप जी ने भी जिक्र किया। होता क्या है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, और उनका जो ज्यादा समर्पण है वो थोड़ा उनके कष्ट का कारण बना हुआ है। चक्कर क्या है कि वो सोचते हैं कि हम ये सारे काम को निपटा लें, थोड़ा सा है इसको कर लेंगे तो इसके बाद कर लेंगे, ये काम कर लेंगे तो इसके बाद हम खाना खा लेंगे। और नियमित दिनचर्या ऐसी चीज है, बहुत बढ़िया गीता के श्लोक से प्रदीप जी ने सारी चीजों को स्पष्ट किया था, बहुत सारी चीजों को। नियमित दिनचर्या ऐसी चीज है कि यदि आप इसको रखते हैं और योगा प्राणायाम आप करते हैं, सुबह की खुली हवा में सांस लेते हैं, सुबह की मीठी धूप लेते हैं, तो बहुत हद तक किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप ये काम नहीं करते, सबसे पहला काम है योगा प्राणायाम, उसके बाद में आहार विहार, आप क्या भोजन करेंगे, आपके लिए क्या सुटेबल है, करना चाहिए, इन सारी चीजों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूपेण आपको बहुत कम लाइफ में, बहुत कम ऐसा टाइम आएगा जब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी, किसी वैद्य हकीम या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकताएं पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
प्रॉब्लम कई आते हैं। अब जैसे आप देर से खाना खाएंगे एसिडिटी होगी, उसकी गैस की समस्या होगा। उसके बाद में आपको कमर में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द, क्योंकि वो अपान वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर में घूमने लगेगा। जहां रन करेगा, प्राण वायु को जाने की जगह है जिसमें अपान वायु की एंट्री होगी, तो जिधर से भी गुजरेगा उधर दर्द पैदा कर देगा। कभी हाथ में होने लगेगा, कभी सर में होने लगेगा, कभी आपको हार्ट में पेन होने लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या बीमारी हो गया। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं, गठिया हो जाते हैं, अर्थराइटिस से लोग परेशान हो जाते हैं। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जाते हैं और जनरल समस्याएं हैं। बहुत ही बढ़िया शशि जी, आपने अपने अनुभव से कॉमन समस्याएं उजागर किया, और शायद बहुत लेडीज यहाँ जो जुड़ी हुई हैं वो अपने आप को रिलेट कर पा रही होंगी, और बहुत सारे पुरुष भी ये सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना चाहिए, अपने घर में महिलाओं को पुश करना चाहिए कि टाइम पे खा लें, इंतजार ना करें कि कोई आएगा तब खाएं। इसी तरह की धारणाएं से अपने स्वास्थ्य को ही हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो जो मैं जनरली मैंने अपने बुक में भी लिखा है कि लव योरसेल्फ, और तभी ज्यादा दिनों तक आप खिलाएंगे जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। अपने आप को स्वस्थ करेंगे। आप अपने आप नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप किसी का केयर नहीं कर पाएंगे। ये भी एक और जिससे प्यार करते हैं उसको समय पे खाना खिलाते हैं, उसको अच्छा। जनरली महिलाओं में देखा गया है कि 40+ होते होते कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं, दर्द वर्द की। सबसे बड़ा रीजन ये है। तो धन्यवाद, बहुत बढ़िया था स्पीच। तो मैं अभी माइक ओपन करूंगा क्वेश्चंस के लिए, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जो भी। सबसे पहले तो जो जुड़े हैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, और अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, थैंक यू प्रशांत जी। मैं तो सबसे पहले तो शेखर जी से को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अपने वेट जो बढ़ गया है उससे इतना परेशान थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी आपसे लेना शुरू किया था मेडिसिन। एक तो आंख का मैं जानना चाहूंगी कि आंख के आगे ना मतलब ये जो आप सॉरी मैं प्रिया जी थी या डॉक्टर स्नेहा से जानना चाहूंगी कि मैं जब देखती हूँ तो एक दो ब्लैक स्पॉट्स जैसे रिंग जैसा जाता है आंखों के सामने, रिंग जैसा मतलब आता है, और रिंग जैसे बनता है ना, गोल बना के ऐसे सामने से जाता है। तो क्या कारण हो सकता है ये? हेलो, स्नेहा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, और मैं शेखर जी से भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी एक। हाँ जी, स्नेहा जी। हाँ हेलो, नमस्कार। वो जो आपको रिंग सा दिखता होगा उसको हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं, जो आंखों के आगे कभी कभी काले काले धब्बे दिखते हैं। तो अगर कभी कदार दिखता है तो वो नॉर्मल है, बट हमेशा अगर आपको दिखता है तो फिर जरूरी है कि आप एक बार आंख जांच करा लें, क्योंकि हमारे आंख के अंदर कुछ हमेशा नहीं दिखता है, हमेशा नहीं। हाँ, तो कभी कदार दिखता है तो वो नॉर्मल है। आंखों पे थोड़ा पानी फेंकिए। कभी कभी ड्राइनेस, अगर आपको चश्मा लगता है तो चश्मा हमेशा लगा के रखिए। कभी कभी आई पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, बहुत देर तक आप बिना चश्मे के काम कर रहे हैं तो आंख भी थक जाता है। उसके कारण धीरे धीरे कभी कभी लगता है आंखों के आगे कुछ ब्लैक कलर का वॉर्म्स जैसा या तो फिर रिंग जैसा फ्लोट कर रहा है। तो ये अगर कभी रीडिंग का है, मेरे को सिर्फ रीडिंग का। अगर रीडिंग का है तो बीच बीच में आंखों पे आप ठंडा पानी फेंक सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। थैंक यू। और शेखर जी से मैं थैंक यू डॉक्टर वर्षा जी। शेखर जी, ये हमारे जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमारा डिलीवरी के बाद या फिर ऐसे जो होता है, उसमें मुझे बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं। तो जैसा आप जानते ही हैं, तो मेरे को जो कोलाजन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कोलाजन खत्म होता जा रहा है बॉडी से, क्योंकि एक तो थायराइड भी है हार्मोनल, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, सेकंड डिलीवरी के बाद भी एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम, ग्लूटेन एलर्जी की हुई थी। तो बहुत धीरे धीरे मतलब एनर्जी लेवल और ये सब, तो ये सब इन सब को शुरू से ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी चली थी यहीं पे। सबसे पहले तो योगा प्राणायाम तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको होना चाहिए। अपने खाना पीना को भी दुरुस्त रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको होना चाहिए। अगर शुरू से इस चीज को फॉलो अप हो रहा हो तो ये सब परेशानियां भी नहीं होती हैं। और विशेष चीजों के लिए तो इसका उपचार होगा, जहाँ पे ज्यादा दिक्कत होगा, तकलीफ होगा तो उसके लिए करना पड़ेगा। और वेट को मैनेज करने के लिए मैं तो अभी आपसे तो एडवाइस ले ही रही हूँ, तो वेट आपने तो मैनेजमेंट इतना में भी फास्ट थोड़ा हमें स्पीड बताइए में कि हमें आपने लाइफस्टाइल इतना में फास्ट क्या स्पीड क्या में हमें 4 मतलब केजी वजन कम किया। लेडीज को स्पेशली क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने आप को अंदर स्ट्रेंथ बनी रहे, मेंटल स्ट्रेस ना हो, इन सब चीजों के लिए हमें, ठीक है योगा वगैरह तो ठीक है, पर फिर भी और भी कोई चीज ऐसी हो जो हमें आयुर्वेद के हिसाब से करना हो तो हमें बताइए। एक्चुअली देखिए, ये जो है ना, ये योगा आयुर्वेद के हिसाब से है और ये सब रोगों की सबसे अच्छी दवा है। क्योंकि जब हम सुबह घूमते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, सूरज की किरणों से मीठी धूप लेते हैं, उगते हुए सूरज का सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हम अनजाने ही सही, हम लोग तो जाने हुए और बाकी जो नहीं जानते अनजाने ही सही, विटामिन ए, विटामिन डी, कई तरह की चीजों की प्राप्ति कर लेते हैं जो स्किन के लिए भी अच्छा होते हैं। जो सूरज की किरणों से बैक्टीरिया किल होते हैं, तो सूरज की किरणों से जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं वो एक्टिव बैक्टीरिया को पावर होते हैं, जो शरीर के अंदर जो हमारे व्हाइट सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, डेवलप होते हैं, टिश्यूज हेल्दी होते हैं। उसके बाद में गर्भाशय के अंदर भी इसकी सारी फायदा होते हैं, उनके मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सुबह जो चूक जाता है उसको दूसरी चीजों में आना पड़ता है। सुबह सुबह शहद का सेवन, शहद नींबू का गर्म पानी के साथ सेवन, गर्म पानी पीना, उसके अलावा त्रिफला ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, सुबह सुबह पपीता खाना चाहिए, अमरूद का सेवन करना चाहिए, सेव अच्छा है। तो ये सब तरह की चीजों को साथ में यूज करना चाहिए जो बहुत फायदेमंद है इसके लिए। बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. डॉक्टर जी और गीता जी क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं तन्वी जी जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। तन्वी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। ये आवाज आ रही है ना? मैं वर्षा जी से पूछना चाहूंगी। एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को चश्मा लगा है और हमारा 3 साल का बेटा है। तो बच्चे की आईज कैसे प्रिजर्व रखें जिससे कि उसे जल्दी चश्मा ना लगे, उसके लिए मैं थोड़ा इनपुट चाहूंगी। आप दोनों लोग क्या है, मतलब माइनस में पावर लगा हुआ है या प्लस में? माइनस में लगा है। बच्चे के लिए तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप छोटे से फॉलो करा सकते हैं, तो आई के जो मसल्स होते हैं वो नॉर्मल रहेंगे। बट अगर दोनों लोग चश्मा यूज करते तो एक बार जो भी नियरेस्ट मतलब आई स्पेशलिस्ट होंगे उनसे एक बार चेकअप करा लीजिएगा, जो कि रूटीन चेकअप होता है। ओके। बच्चों पे ध्यान दीजिए कि बहुत पास से तो टीवी नहीं देख रहे हैं, या तो कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत छुप के नहीं कर रहे हैं। मतलब उससे ये होता है कि उन्हें दिखता अच्छे से नहीं है और हम डांट के बोल देते हैं कि अरे दूर से देखो, बदमाशी कर रहे हो, तो वैसा नहीं होता। उन्हें एक्चुअली प्रॉब्लम होती है तो वो पास जाते हैं, पास से देखते हैं। तो एक अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना जरूरी है, इग्नोर नहीं करिए। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मैं दिखा देती हूँ। अपने हाथ को पूरा स्ट्रेट रखना है इस तरह से, और नाक मतलब आंखों को अपने अंगूठे को देखना है आंखों से, अगर देख पा रहे हैं तो। और इसको धीरे धीरे पास में लाना है नाक के लेवल पे। तो ये मैंने अपने आंखों से अंगूठे को देखा, इसे पास में ला रही हूँ, फिर दूर ले जाना है, फिर इसी तरह ऊपर ले जाना है और आंखों से अंगूठे को देखते जाना है, नीचे पूरे नीचे लेके जाना है इसको, फिर राइट में और फिर लेफ्ट में, मतलब ऐसे जितने दूर आप जा सकते हैं। और फिर पूरा एक सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस टाइप से इस टाइप से। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है क्योंकि उसके पूरे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो बेसिकली आपको अंगूठा घुमाते हुए आंखों से अंगूठे को देखना है जिस डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा है आपका। अंगूठे के नेल को देखना है, नेल के टिप को। या तो फिर आप कोई एक पेन ले सकते हैं, इसका जो टिप होता है उसको आप देख सकते हैं, ताकि आपका एक यहाँ पे एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है और एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं
हाँ यार टेल मी। यस नहीं बोलिए बोलिए। एक्चुअली इसको अभी पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया था, तो स्लेट पर चौक से लिखवाती थी, तो ये बहुत ज्यादा ब्लिंक करने लगा था आईज फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स। अभी डॉक्टर को दिखाया लास्ट वीक, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग हो गई थी आईज की। टीवी तो हम ज्यादा दिखाते नहीं है, और अब पूरा ही बंद कर दिया है। लास्ट जब से ब्लिंक करना स्टार्ट किया है, टीवी मोबाइल सब कुछ बंद कर दिया है। तो डॉक्टर ने बोला इससे एलर्जी हो गई है आंखों में। तो क्या ये पॉसिबल है कि चौक से एलर्जी हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ने कंफर्म नहीं बताया कि चौक से ही एलर्जी होगी। एलर्जी आपको किसी से भी हो सकती है, बट चौक भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो दूर से यूज कर रहे हैं ना, आपके पास तो नहीं जा रहा। वो एक्चुअली बच्चा क्लीन करता था स्लेट को, एंड मे बी अपनी फिंगर्स को आईज के पास ले जाता हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। तो मुझे चौक से ऐसे एलर्जी होता नहीं है, बहुत छोटा सा चीज होता है। बट आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़े दूर एक डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़े। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब हम ऐसे पढ़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। बेड पे अगर पढ़ाते हैं तो या तो बेड स्टूल आता है, आप उसको दे के बेड पे पढ़ाएं। नहीं हो पाता है तो 2 तकिया रख दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि हमेशा पूरा झुक के कभी नहीं पढ़ना है, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू आंसर करने के लिए। मुझे शेखर जी से भी एक क्वेश्चन पूछना है। बताएं। मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फेस पर एक्ने आते हैं, और अभी लॉकडाउन में काफी ज्यादा एक्ने बढ़ गए हैं। एंड तो इसके लिए मैं क्या सॉल्यूशन कर सकती हूँ? आपका एज क्या है आपका? 33। 33, ओके। एक्ने आ रहे हैं ज्यादा, यही ना? हाँ, फेस पर एक्ने आ रहे हैं, और पीसीओडी का प्रेगनेंसी से पहले आया था। अभी प्रेगनेंसी के बाद पता नहीं क्या है, क्योंकि पीसीओडी का टेस्ट नहीं करवाया। ओके। देखिए, एक्ने का ऐसा है कि इसके लिए तो आप एक छोटा सा उपाय बताते हैं, उसको कीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा। आपके आसपास नीम का पेड़ है? मीठी नीम? हाँ, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो नीम के पत्ते मंगा लें और नीम के कोमल पत्तों को पीस करके चटनी की तरह बना करके उसे अपने चेहरे पे लगाएं। अच्छा। और नीम के 5 पत्ते को पीसकर आप उसे पिए सुबह सुबह खाली पेट। नीम के पत्ते पीसकर? बिल्कुल। पानी में मिलाकर पिए? हाँ, पानी, उसे भी चटनी की तरह बना करके ले लें। अच्छा, और ये डेली पीना है ना? 21 दिन तक पिए। अच्छा। और 3 दिन के बाद ही मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने पे विदिन 3 डेज आप मैसेज करेंगे कि आप जो हैं वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। ठीक है? अच्छा, और ये जो नीम के लेप को लगाना है चेहरे पर, ये सुबह सुबह लगाना है या किसी भी टाइम लगा सकते हैं? ये किसी भी टाइम वैसे लगा सकती हैं, सुबह भी लगाइए तो अच्छा है, लेकिन किसी टाइम भी आप लगा लीजिए और 1 घंटे के बाद धो लीजिए। और नीम का पत्ता जो पीना है वो खाली पेट पीना है? वो खाली पेट पीना है। अच्छा, ठीक है। वैसे ये हार्मोनल इम्बैलेंस को मतलब ये मुझे है ही, इसके लिए वो आपका भी नियमित दिनचर्या ठीक नहीं होगा। दिनचर्या एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, पर सुबह टाइम नहीं मिल पाता है ऑफिस काम की वजह से, तो मैं इवनिंग में करती हूँ 6 to 8 टाइम के करीब। इवनिंग वाले जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे जो सुबह वाला कर पाएगा। अच्छा। आप कितने बजे उठती हैं? 7 उठती हूँ, 6:30 बजे। 7 बजे से ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाता है। 7 बजे से ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाता है। और सोती कितने बजे हैं? 11-12 बजे। बस वही टाइम गड़बड़ है। सोने का टाइम आप अर्ली कर लें किसी भी तरह से। अच्छा। और जगने का टाइम भी अर्ली कर लें, 5 बजे सुबह सुबह जग जाएं। फिर एक्सरसाइज, ओके। और उसके बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लें, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें। योगा के लिए डिटेल जो है प्रदीप जी से ले लें, और अच्छी तरीके से बता देंगे क्या करने का है। लेकिन सुबह का आपका मॉर्निंग वॉक एंड योगा और ये करें तो उससे बहुत हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी और कुछ होगा तो आप डिटेल बताइएगा, वैसे मैसेज करके उसके अनुसार आपको दवा सजेस्ट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ
सर। और आपने एक गीता जी को सजेस्ट किया था कि पपीता खाना चाहिए सुबह सुबह, बिल्कुल बट बिल्कुल। मैंने बचपन से सुना है पपीता खाली पेट नहीं खाना चाहिए, तो क्या हम खाली पेट खा सकते हैं? नहीं, पता नहीं ऐसा कुछ लोगों ने कैसे सजेस्ट कर दिया है, सुबह खाना ही चाहिए पपीता, मैं तो डेली खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मेरी क्वेरी सॉल्व हो गई है, थैंक यू। थैंक यू तन्वी जी क्वेश्चन पूछने के लिए। और पपीता तो हम लोग भी सुबह खाली पेट खाते हैं, हाँ। स्पेशली जब लूज मोशन हो रहा हो या लेकिन कब्जियत हो रहा हो। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान मना करते हैं, हाँ हाँ, ये है। ठीक है, ओके। अब और मैं डॉक्टर प्रिया जी से भी पूछना चाहूंगा कि कुछ इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी बता रही थी कि उनको पीसीओडी पहले था, प्रेगनेंसी से पहले था, तो हम जरूर ऐसा जरूर है कि उनकी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ी होगी और खान पान में कोई गड़बड़ी होगी। तो अगर डिलीवरी के बाद भी एक बार उनको जांच करवा लेना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, और ताकि वो स्टैब्लिश हो जाए कि कभी कभी ऐसा रहता है कि वो परसिस्ट करता है, वो बना रहता है, तो इसलिए आपको जो हार्मोनल लेवल है ना उसमें गड़बड़ी बनी रहती है। तो इसलिए एक बार हार्मोनल का टेस्ट करवा लेना चाहिए, उससे स्टैब्लिश हो जाएगा कि है कि नहीं है। और फिर भी अगर माइनर लेवल पे अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो आप अपनी जीवन शैली को सुधार के, खान पान को सुधार के आप उसको सही कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए प्रिया जी कौन कौन से मतलब टेस्ट कराने चाहिए? हार्मोनल जैसे पीसीओडी एक इंसुलिन रेसिस्टेंस रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसमें हार्मोनल लेवल में जो गड़बड़ी आती है, हम लोग LH, FSH, एक टेस्टोस्टेरोन का लेवल करवाते हैं, उसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल करवा लेते हैं। ब्लड शुगर को जरूर टेस्ट करते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस रिलेटेड चीज है कि ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पोस्ट प्रांडियल करवाते हैं। अगर घर में आपके घर में मम्मी पापा को किसी को इस तरह की दिक्कतें हैं शुगर से रिलेटेड, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप में ये ट्रांसमिट हो, फर्दर आपके बच्चे में ये चला जाए। तो इसलिए ये सब हार्मोनल टेस्ट एक बार करवा लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, धन्यवाद प्रिया जी। और